हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपके यूपीपीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में लेक्चर नंबर 13 है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के परिवहन तंत्र को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर देखिए, प्रदेश में आपके परिवहन की चारों विधाएं मौजूद हैं, यानी आपके यहाँ सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन, ये चारों ही विधाएं मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग होगी सड़क परिवहन से। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को हम जानेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने जन सुविधाओं में वृद्धि के लिए सड़क परिवहन के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक एक संगठन का गठन किया है। और इस संगठन ने प्रदेश में पहली बस सेवा 15 मई 1947 को स्टार्ट की है। और ये जो बस सेवा थी ये लखनऊ से बाराबंकी के बीच में थी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदेश में पहली बस सेवा कब स्टार्ट हुई है, ये हुई है 15 मई 1947 को। किन स्थानों के मध्य हुई है? लखनऊ से बाराबंकी के बीच में स्टार्ट हुई है। 1950 में राज्य विधानमंडल द्वारा इस संस्था को अधिनियमित करने के लिए एक कानून पास किया गया। हालांकि काफी देरी से इसको अधिनियमित किया गया और इसको फिर परिवर्तित किया गया है। 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश रोडवेज की जगह, यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य की रोडवेज है, इसकी जगह पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किस वर्ष किया गया है, ये किया गया 1972 में। आपके निगम का जो मुख्यालय है ये लखनऊ में है, जिसका नियंत्रण निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। प्रदेश में इसके कुल 20 क्षेत्र हैं, जिसका नियंत्रण डीआरएम द्वारा किया जाता है। 20 क्षेत्रों के अंतर्गत प्रदेश में कुल 106 डिपो आते हैं। निगम का जो केंद्रीय कार्यशाला और प्रशिक्षण संस्थान है ये कानपुर में है। देखिए, यहाँ पर जो की पॉइंट्स हैं उन्हें आप याद रखिए। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? निदेशक मंडल के द्वारा होता है। निगम का जो केंद्रीय कार्यशाला और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? ये कानपुर में है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे स्थापना कब हुई है? 1972 में हुई है। ये की पॉइंट्स हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब देखिए, कुछ सेवाएं हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा चलाई जा रही हैं। जैसे है जनरथ सेवा। तो निगम द्वारा राजधानी लखनऊ से राज्य के कई जिला मुख्यालयों तक कम किराए वाली वातानुकूलित जनरथ बसों का संचालन किया जा रहा है। तो ये जनरथ सेवा है आपकी। अगला है लोहिया ग्रामीण बस सेवा। तो निगम द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती सुलभ यात्रा हेतु फरवरी 2015 से यह सेवा शुरू की गई है। यानी आपके प्रदेश में लोहिया ग्रामीण बस सेवा फरवरी 2015 से स्टार्ट की गई है। और इस सेवा के तहत किराया जो है सामान्य बसों से 25% कम रखा गया है। नगरीय बस सेवा। तो प्रदेश के 12 बड़े नगरों में 1992 से नगरीय बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा एक सेवा और है, यह है रेडियो टैक्सी सेवा। तो प्रदेश के जो नगर निगम हैं, यानी आपके प्रदेश में टोटल 13 नगर निगम हैं। तो इन 13 नगर निगमों में निजी क्षेत्र के माध्यम से सुरक्षित, आरामदायक और वातानुकूलित परिवहन साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 22 नवंबर सन 2013 को लखनऊ में यह सेवा शुरू की गई है। देखिए, यहाँ पर ये जो सभी सेवाएं हैं जब स्टार्ट की गई हैं वो समय आपको याद रखना है। नगरीय बस सेवा जो है 1992 से स्टार्ट हुई है। रेडियो टैक्सी सेवा जो है ये 22 नवंबर सन 2013 से स्टार्ट हुई है। और जो यूपी के नगर निगम है, 13 नगर निगम है, इनमें स्टार्ट की गई है। इसके अलावा आपकी जो लोहिया ग्रामीण बस सेवा है ये फरवरी 2015 से स्टार्ट हुई है। ये आपको याद रखना है। अब है सड़क विकास से जुड़ी नीतियां, कार्यक्रम और संस्थाएं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश सड़क नीति 2014। तो प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात प्रबंधन के लिए 22 सितंबर सन 2014 को उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014 लागू की गई है। और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए देश में पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सड़क सुरक्षा नीति को लागू किया है, तो आप बता देंगे उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सड़क सुरक्षा नीति को लागू किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दिसंबर 2000 से शुरू किए गए इस विशाल परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। विश्व की सबसे बड़ी एकल राजमार्ग परियोजना स्वर्ण चतुर्भुज, जो कि आपके 4 महानगरों को जोड़ती है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ती है। तो इसका जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है ये 6 लेन वाला गलियारा है, 6 लेन वाला हाईवे है। और ये आपके यूपी में कट होगा, यानी इसका जो क्रॉस होगा, जो इस तरह से ये आ रहा है
उत्तर दक्षिण वाला गलियारा आ रहा है और ऐसे पूर्व पश्चिम वाला जो जा रहा है गलियारा, तो यूपी के झांसी में यहाँ पे क्रॉस होगा। तो ये दोनों सड़कें एक दूसरे को कहाँ काटेंगी, ये प्रदेश के झांसी जिले में काटेंगी। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, शायद 10 से 12 बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ही पता होना चाहिए। दिसंबर 2019 तक उत्तर प्रदेश में कुल 90 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जिनकी प्रदेश में लंबाई 11,834 किलोमीटर थी। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 34 है, जो कि उत्तराखंड से मध्य प्रदेश तक जाता है। और यह राजमार्ग जो है उत्तर प्रदेश में 723.40 किलोमीटर तक विस्तृत है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, इसकी संख्या 552 है। यानी NH34 जो है आपका सबसे बड़ा है, प्रदेश में सबसे लंबा NH34 है, और सबसे छोटा जो है ये है NH 552। और इसकी जो प्रदेश में लंबाई है मात्र 4 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से होकर गुजरने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इनमें आपका 27 EW ईस्ट वेस्ट हाईवे जो है ये है NH30 है और NH 731 है। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से अगर हम देखें तो देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से यूपी पहले स्थान पर आता है और सेकंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र आ जाता है। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के मामले में यूपी पहले स्थान पर आ जाएगा और जो आपका महाराष्ट्र है ये आपका सेकंड स्थान पर आ जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, अभी तक आपने नेशनल हाईवे देखे थे, अब आप लोग स्टेट हाईवे देखेंगे। तो प्रदेश में राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु जून 2004 में इस प्राधिकरण का गठन किया गया और प्राधिकरण के गठन के समय 1000 करोड़ रुपए की पूंजी रखी गई। मार्च 2019 तक प्रांतीय राजमार्गों की जो लंबाई है प्रदेश में ये 6593 किलोमीटर थी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि यूपीडा, तो राज्य सरकार के द्वारा इस अथॉरिटी का गठन राज्य में एक्सप्रेस वे के विकास के लिए दिसंबर 2007 में किया गया। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, जो आपकी स्टेट हाईवे अथॉरिटी का गठन जो है ये 2004 में किया गया है और आपकी एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन 2007 में किया गया है। और ये जो समय है ये कई बार पूछा गया है। अब हम प्रदेश के कुछ एक्सप्रेस वे को देख लेते हैं। तो आपका सबसे पहला जो प्रदेश का एक्सप्रेस वे है ये है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। तो यह राज्य का सबसे पहला एक्सप्रेस वे है और इस एक्सप्रेस वे की लंबाई जो है 24.53 किलोमीटर है। इसका निर्माण सन 2002-03 में किया गया था। इसके बाद आपका है यमुना एक्सप्रेस वे, इसको ताज एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी टोटल लंबाई 165.53 किलोमीटर है और ये ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक है, 100 मीटर चौड़ा है और 6 लेन की सड़क वाला है ये। तो इसका निर्माण जो है सन 2001 में गठित यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर परियोजना के अंतर्गत जेफी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा कराया गया। देखिए यहाँ पर सबसे जरूरी यह है कि जो परियोजना इसके लिए निर्माण के लिए उपयोग की गई है उसको जानना बहुत जरूरी है। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर परियोजना के अंतर्गत किया है इसका निर्माण। इसका मतलब क्या है, देखिए एक तरफ यहाँ पे गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इस एक्सप्रेस वे को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी जमीन दी है केवल, ठीक है। अब ध्यान देना, गवर्नमेंट यहाँ पे केवल जमीन दे रही है, गवर्नमेंट किसी प्रकार की धनराशि नहीं दे रही है, केवल जमीन दे रही है। अब प्राइवेट कंपनी से क्या अनुबंध किया गया है कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर हाईवे बनाएंगे, बिल्ड करेंगे हाईवे। उसके बाद जो भी नियत समय के लिए आपका जब तक इस पर चार्ज नहीं निकल आता है, यानी आपकी जो लागत नहीं निकल आती है, आपको प्रॉफिट अर्जित नहीं हो जाता है, तब तक आप इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब आपकी लागत निकल आए, आपको जो है जो आपने प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था वो प्रॉफिट मिल जाए, उसके बाद आप गवर्नमेंट को इसे ट्रांसफर कर देंगे, यानी फिर इसमें सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। तो ये जो तकनीक है, ये जो मैकेनिज्म है, ये बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मैकेनिज्म बोला जाता है। और इसके तहत सरकार को ये फायदा है, सरकार को किसी प्रकार की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है, यानी पूरी रख रखाव की जिम्मेदारी, निर्माण की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी की है और वो बनाएगी। बनाने के बाद यहाँ पर जो भी 20 साल का हो, 25 साल का हो, जब तक इसका मतलब टोल टैक्स ही वसूले, उतने साल का एग्रीमेंट हो, उसके बाद क्या कर देगी, ये प्राइवेट कंपनी हाईवे को गवर्नमेंट को सौंप देगी। तो ये यहाँ पर इसका जो है ये बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर परियोजना का आपको मैंने यहाँ समझा दिया है। 9 अगस्त सन 2012 को इसे आम जनता के लिए खोला गया। इसकी जो लागत थी 12,839 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेस वे को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक्सप्रेस वे 4 जिलों से होकर गुजरता है। इसमें गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों से होकर गुजरता है। यानी ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से होते हुए अलीगढ़, मथुरा और आगरा।
तो ये 4 जिलों से होकर गुजरता है। और इस परियोजना के विकासकर्ता जेपी समूह को इस पर 36 वर्षों तक टोल टैक्स वसूली का अधिकार दिया गया है। यानी जो आपका बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर परियोजना है उसमें जो एग्रीमेंट हुआ है वो 36 साल के लिए हुआ है। 36 साल तक जेपी ग्रुप जो है यहाँ से टैक्स वसूलेगा, टोल टैक्स वसूलेगा और 36 साल के बाद इसे स्टेट गवर्नमेंट को सौंप देगा। अब आपका अगला जो एक्सप्रेस वे है ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो ये भी 6 लेन वाला है और इस एक्सप्रेस वे की जो लंबाई है वो 302 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस वे को नवंबर 2016 में चालू किया गया था। इस एक्सप्रेस वे को लगभग 13,200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस इस एक्सप्रेस वे पर आपात लैंडिंग हेतु 3.3 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी बनाई गई है। आपने देखा होगा कि आगरा के पास, आगरा से निकलते ही इस पर एक आपात लैंडिंग के लिए 3.3 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी बनाई गई है, जिस पर रिहर्सल भी किया था। एयरफोर्स ने अपना जो C-17 ग्लोबमास्टर विमान है वो उतारा था। इसके अलावा फाइटर जेट भी यहाँ पर उतार कर परीक्षण किया गया था। तो इसलिए किया गया था कि मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जिस समय आपके एयरपोर्ट वगैरह पर हमला हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इस स्टेट हाई यानी इस एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल भी एक रनवे की तरह कर सकते हैं। एतमादपुर आगरा से शुरू होकर सरोसा भरोसा लखनऊ तक का यह एक्सप्रेस वे 10 जिलों से होकर जाता है, जिसमें आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई व लखनऊ से होकर ये जाता है। यानी यहाँ पर आगरा से स्टार्ट हुआ फिरोजाबाद और फिरोजाबाद के बाद फिर आपका मैनपुरी जा रहा है। मैनपुरी के बाद फिर आपका नीचे इटावा में इधर आ गया। इटावा के बाद आपका औरैया, ठीक है, औरैया के बाद ये कन्नौज, ठीक है, और कन्नौज से फिर इधर होता हुआ आपका किधर आ गया, कानपुर नगर में एंटर कर गया। इधर आपका फिर उन्नाव और यहाँ से थोड़ा जो है हरदोई में भी आ जाएगा। हरदोई से आते हुए फिर आपका ये लखनऊ पहुंच जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर 10 जिले इसमें कवर किए गए हैं। अब देखिए अब इसमें क्या किया गया, थोड़ा विस्तार कर दिया गया है। यानी जो आपका जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है इसको आपके ताज एक्सप्रेस वे से जोड़ दिया गया है। यानी अब यमुना एक्सप्रेस वे के माध्यम से लखनऊ दिल्ली से ये जुड़ गया है। अगला एक्सप्रेस वे है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो यह एक्सप्रेस वे लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। ये एक्सप्रेस वे जो है 9 जिलों को जोड़ेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ताज एक्सप्रेस वे 4 जिलों को जोड़ रहा है। आपका जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है 10 जिलों को जोड़ रहा है और पूर्वांचल 9 जिलों को जोड़ेगा। और इसकी जो लंबाई है 340.824 किलोमीटर होगी। ये भी 6 लाइन वाला है और ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है, इसके चारों ओर जो ग्रीनरी है यानी पेड़ पौधे ये लगाए जाएंगे। ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे की जो चौड़ाई है ये 120 मीटर है। यानी आपकी ताज एक्सप्रेस वे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे की जो चौड़ाई थी वो 100 मीटर थी, इसकी थोड़ी ज़्यादा चौड़ाई है और ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है। 14 जुलाई सन 2018 को इसका शिलान्यास किया जा चुका है। अब ये कब ओपन होगा वो आप देख लेंगे। अगला जो एक्सप्रेस वे है ये है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे और यह एक्सप्रेस वे 91.352 किलोमीटर का होगा। यह अतरौलिया आजमगढ़ के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से निकलकर अंबेडकर नगर व संत कबीर नगर के कुछ भाग को छोड़ते हुए गोरखपुर में NH-27 से जैतपुर के पास ही जुड़ेगा। तो ये आपका हो गया गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। अब हम लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को देख लेते हैं। तो गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के संबंधी ये पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना थी, जो कि दिसंबर सन 2000 में ये स्टार्ट की गई थी। आरंभ में 500 या उससे अधिक आबादी के गांव को 2010 तक पक्की सड़कों से जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। हालांकि इसका सेकंड चरण भी स्टार्ट कर दिया गया है। 2015 से इस योजना का द्वितीय चरण स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए हम अपने प्रदेश में जो भी सड़कों का संजाल है, सड़कों का यानी कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या जो भी राज्य की सड़कें हैं या ग्राम सड़कें, जो भी सड़कें हैं सबको जोड़कर अगर हम लंबाई देखें तो ऐसे में यूपी सेकंड स्थान पर आ जाता है और महाराष्ट्र पहले स्थान पर आ जाता है। इन सड़कों के संजाल के मामले में महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पर है और यूपी जो है ये आपका दूसरे नंबर पर खिसक जाएगा। सड़कों के संजाल में सभी आ जाएंगे, यानी आपके चाहे नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या फिर जिला वाली सड़कें हों, ग्राम सड़कें हों, सब सड़कें जोड़कर अगर लंबाई देखी जाए तो महाराष्ट्र इसमें सबसे नंबर 1 पर है और यूपी फिर सेकंड स्थान पर आ जाएगा। अगर नेशनल हाईवे के रूप में देखें तो नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा, नेशनल हाईवे की लंबाई आपके यूपी में पड़ती है। तो यही फैक्ट हैं जिन्हें आपको याद रखना है। कुछ फैक्ट यहाँ पर और भी दिए गए हैं। 12 मई 2015 से परिवहन निगम की पूछताछ सेवा 149 संचालित है। केंद्र के सहयोग से इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना रायबरेली में की गई है। यानी जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ
ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसकी स्थापना यूपी के रायबरेली में की गई है। देखिए ये रहा आपका रायबरेली। 4 मार्च 2015 से वाराणसी से काठमांडू के लिए भारत नेपाल मैत्री बस सेवा चल रही है। यानी जो आपका वाराणसी है, तो वाराणसी से कहाँ के लिए, वाराणसी से आपके जो आपका काठमांडू, नेपाल का जो काठमांडू है साइड में, यहाँ के लिए भारत नेपाल मैत्री बस सेवा चल रही है। कब से? 4 मई सन 2015 से। निर्भया फंड योजना के तहत केवल महिलाओं हेतु संचालित, यानी कि निर्भया फंड, यानी आपको पता होगा जो 16 दिसंबर सन 2012 को जो जघन्य वारदात हुई थी निर्भया नाम की लड़की के साथ, तो उसी की याद में फंड बनाया गया है और इसके तहत प्रदेश में पिंक बस सेवा केवल महिलाओं के लिए चलाई। अब आप देखेंगे प्रदेश में रेल परिवहन। आप लोग जानते हैं देश में रेल परिवहन की जो स्टार्टिंग है ये 16 अप्रैल 1853 को हुई है, जब मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन चलाई गई। यानी आपके बॉम्बे से ठाणे के बीच में इस दिन ट्रेन चलाई गई थी, बॉम्बे टू ठाणे। प्रदेश में अगर हम बात करें तो प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई है। वर्तमान में कुल रेलपथ नेटवर्क में देश में यूपी का पहला स्थान है, यानी यूपी में 9,167 किलोमीटर का रेल लाइन का विस्तार है और ऐसे करके यूपी पूरे देश में पहले स्थान पर है। यानी यूपी एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक रेल लाइन का विस्तार है। 5 रेल जोनों की लाइनें प्रदेश से गुजरती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने रेल जोनों की लाइनें प्रदेश से गुजरती हैं, तो ये 5 रेल जोनों की लाइनें प्रदेश से गुजरती हैं, जो कि इस प्रकार हैं: उत्तर रेल, मध्य रेल, पश्चिम रेल, पूर्वोत्तर रेल तथा उत्तर मध्य रेल। यानी 5 रेल जोनों की लाइनें आपके प्रदेश से गुजर रही हैं। उपरोक्त 5 रेल जोनों में से 2 रेल जोनों के मुख्यालय आपके यूपी में हैं, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय जो है गोरखपुर में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है ये प्रयागराज में है। प्रदेश में विभिन्न जोनों के कुल 9 रेल मंडल हैं। यानी आपको भी बताया है, आपके जो 5 रेलवे जोन हैं इनकी लाइनें आपके यूपी से होकर जाती हैं, तो इनके 9 मंडल बनाए गए हैं। तो उत्तर रेलवे का मुरादाबाद और लखनऊ मंडल है। पूर्वोत्तर रेलवे का इज्जतनगर यानी बरेली मंडल, लखनऊ और वाराणसी मंडल है। पूर्व मध्य रेलवे का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मंडल है। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मंडल का पूर्व नाम मुगल सराय जंक्शन था, और ये मुगल सराय जंक्शन या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मंडल जो है ये वाराणसी से 4 मील की दूरी पर है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज या आगरा और झांसी मंडल हैं। इन मंडलों में सबसे छोटा मंडल जो है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, जो कि देश का भी सबसे छोटा रेल मंडल है। यानी अगर आपसे पूछा जाए आपके देश का सबसे छोटा रेल मंडल कौन सा है, तो आप बता देंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मंडल जो है वो देश का सबसे छोटा रेल मंडल है। भारत की सबसे अधिक लंबी रेलगाड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस है और इसमें 26 कोच लगे होते हैं और यह नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए प्रतिदिन चलती है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में है। यानी आपके भारतीय रेलवे का सबसे लंबा जो रेलवे यार्ड है ये कहाँ पर है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में है। ये एशिया का सबसे और भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड ये भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में है। गोरखपुर कैंट का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 मिलाकर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। यानी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर कैंट का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 है ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है और इसकी जो लंबाई है यह 1366.33 मीटर है। भारतीय रेलवे ने सर्वप्रथम लॉकर्स ऑन व्हील सुविधा नई दिल्ली और लखनऊ के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में 1994-95 में प्रारंभ हुई थी। प्रदेश में डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मडुआडीह वाराणसी की आधारशिला 23 अप्रैल 1956 को तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके प्रदेश में डीजल इंजन निर्माण हेतु जो कार्यशाला है ये कहाँ पर स्थापित है? ये लोकोमोटिव वर्क्स मडुआडीह वाराणसी में स्थापित है या वाराणसी में ये स्थापित है। देश के तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना लालगंज रायबरेली में की गई। यानी आपके रायबरेली में एक रेल कोच निर्माण का कारखाना, रेल कोच का मतलब क्या है? जो डिब्बे बनते हैं उनके निर्माण का कारखाना है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज की स्थापना 1985 में की गई।
यानी आपका केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन जो है प्रयागराज में है और इसकी स्थापना 1985 में की गई। राज्य में रेलवे में भर्ती हेतु 2 भर्ती बोर्ड हैं, एक प्रयागराज में है और दूसरा गोरखपुर में है। राज्य में एक रेलवे संग्रहालय भी है और ये आपके वाराणसी में है। राज्य के गाजियाबाद में एक बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र है, यानी जो आपकी लोकोमोटिव इंजन होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर गाजियाबाद में आपका एक प्रशिक्षण केंद्र है। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। देखिए ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप जब किसी एग्जाम में बैठेंगे तब आपको इसका महत्व समझ में आएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश यही है कि आप लोग इनको याद भी करें। ऐसा नहीं है केवल पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, आपको याद भी करना है। अब हम प्रदेश में वायु परिवहन को देखेंगे। भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन 18 फरवरी 1911 में किया गया और ये आपके यूपी के प्रयागराज में किया गया है। और आपके पहले हवाई उड़ान प्रदर्शन में डाक सेवा को भेजा गया है। ये भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा थी जो कि प्रयागराज से नैनी भेजी गई। ये 15 मिनट की उड़ान थी और 15 मिनट की उड़ान में क्या भेजा है हमने डाक सेवा को प्रयागराज से नैनी भेजा है। 1953 से पूर्व भारत में हवाई परिवहन निजी कंपनियों द्वारा संचालित किया जाता था। 1953 में भारत सरकार के द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस नामक 2 निगमों की स्थापना की गई। हालांकि 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए हैं उनके बाद फिर से निजी कंपनियों को यहाँ पर सेक्टर में आने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। आपके प्रदेश में इस समय कुल 46 हवाई पट्टियाँ और अड्डे हैं, हवाई अड्डे हैं। देखिए हवाई पट्टियाँ जो होती हैं वो छोटी होती हैं, उनमें 1 या 2 रनवे होते हैं, जबकि हवाई अड्डे काफ़ी बड़े होते हैं। इनमें 1 या 2 से अधिक रनवे होते हैं और एक साथ कई विमानों के उतरने की और उड़ान भरने की यहाँ पर जगह होती है। जिनमें से 16 प्रदेश सरकार के स्वामित्व में हैं, 8 एयरपोर्ट्स के स्वामित्व में हैं और 4 जो हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रण में हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रदेश सरकार के नियंत्रण वाली जो 16 हवाई पट्टियाँ हैं उनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हैं। ये है आपकी अकबरपुर अंबेडकर नगर में। देखिए ये आपका अंबेडकर नगर जिला है। अंधऊ गाजीपुर में है। देखिए गाजीपुर में आपकी अंधऊ है। अमहट सुल्तानपुर यानी अवध रीजन का जिला है, अंबेडकर नगर से लगा हुआ सुल्तानपुर ये वाला जिला रहा आपका, तो यहाँ पर अमहट में है। धानीपुर अलीगढ़, देखिए ये आपका अलीगढ़ रहा, तो धानीपुर अलीगढ़। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरठ में, देखिए ये आपका मेरठ है और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आपका फर्रुखाबाद में है, एक वाई पट्टी है। इसके अलावा अयोध्या में है, अयोध्या मतलब वही फैजाबाद। और म्योरपुर ये सोनभद्र में है, सोनभद्र में म्योरपुर। पलिया लखीमपुर खीरी में है। इधर आपकी श्रावस्ती में है, श्रावस्ती नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ जिला ये वाला आपका रहा। आजमगढ़ में है, देखिए ये आपका आजमगढ़ है, मऊ और ऊपर इसके अंबेडकर नगर के बीच में जो है आजमगढ़ है आपका। और फिर आपका कहाँ गया, यानी कि आपने आजमगढ़ देख लिया। मुरादाबाद, देखिए ये आपका मुरादाबाद रीजन है, ऊपर संभल मुरादाबाद ये वाला रीजन मुरादाबाद है। कानपुर देहात आपका ये वाला है। सैफई यानी इटावा रीजन में है, ये सैफई यहाँ पड़ता है इटावा में। झांसी और चित्रकूट में है, ये आपका झांसी रहा और ये आपका चित्रकूट रहा। ऐसे करके आपके यहाँ टोटल 16 अभी हवाई पट्टियाँ हैं जो कि प्रदेश सरकार के नियंत्रण वाली हैं। अब हम प्रदेश में एयरफोर्स के नियंत्रण में जो कुल हवाई अड्डे हैं, 8 हवाई अड्डे, उनको देख लेते हैं। तो आपका इसमें खेरिया एयरपोर्ट आगरा आ जाता है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज है, ये प्रयागराज में आपका कौन सा है, बमरौली हवाई अड्डा है, ये आपका प्रयागराज रहा। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है, यानी कानपुर नगर में आपका जो हवाई अड्डा है ये आपका चकेरी हवाई अड्डा है, ठीक है, ये रहा कानपुर। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में है, देखिए ये आपका ऊपर गोरखपुर रहा, यानी आप ये देख पा रहे हैं ये गोरखपुर है। इधर आपका फिर सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है, सहारनपुर आपका ऊपर ये रहा, यहाँ पे सरसावा हवाई अड्डा है। बरेली हवाई अड्डा यानी बरेली में एक एयरबेस है इनका। इसके अलावा हिंडन हवाई अड्डा ये गाजियाबाद में है, यानी आपका हिंडन हवाई अड्डा जो है गाजियाबाद में पड़ता है ये वाला। इधर फिर आपका बक्सी तालाब हवाई अड्डा लखनऊ में है, यानी आपका जो लखनऊ में बक्सी तालाब हवाई अड्डा है वो है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, आगरा, लखनऊ और गाजियाबाद में इनके एयरबेस हैं। एयरबेस का मतलब क्या है कि बड़े, जिसमें मतलब एयरबेस का मतलब क्या है, जिसमें बड़ी संख्या में एयरफोर्स रहती है, आर्मी भी साथ में रहती है, तो वो एयरबेस हैं, ठीक है। आगरा, लखनऊ और गाजियाबाद में एयरबेस हैं। सहारनपुर में इनका एक एयर स्टेशन है,
झांसी में आर्मी एविएशन केंद्र, एविएशन का मतलब क्या है कि जो विमानों की फ्यूल वगैरह विमानों में भरा जाता है, वही एविएशन केंद्र जो है वो झांसी में है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे जुड़े हुए, ठीक है। तो आपको ये इनके नाम याद रखने हैं कि 8 जो हवाई अड्डे हैं, ये कौन कौन से 8 हवाई अड्डे हैं जो कि एयरफोर्स के नियंत्रण में हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन जो आपके 4 एयरपोर्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। तो प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 2 लखनऊ और वाराणसी में ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जबकि जेवर एयरपोर्ट जो कि आपका गौतम बुद्ध नगर में और कसिया कुशीनगर में यानी ये कुशीनगर रहा और ये आपका गौतम बुद्ध नगर रहा जहाँ पे जेवर बन रहा है। तो ये दोनों भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। हालांकि 2 हवाई अड्डे आपके पहले से ही चालू हैं, यानी आपके प्रदेश में टोटल 4 हवाई अड्डे ऐसे हो जाएंगे जो कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन होंगे और ये चारों के चारों हवाई अड्डे जो हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे, यानी यहाँ से इंटरनेशनल उड़ानें जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ानें यहाँ से जाएंगी। तो आप इनके नाम भी याद कर लीजिए, ठीक है। नाम कई बार पूछे जाते हैं, जैसे लखनऊ वाले जो एयरपोर्ट का नाम है वो है चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय सिविल हवाई अड्डा। वाराणसी वाले जो एयरपोर्ट का नाम है यह है लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय सिविल हवाई अड्डा। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, ये भी पूछे जाते हैं। प्रयागराज के बमरौली में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र और एक हवाई अड्डा विद्यालय है। रायबरेली के फुर्सतगंज में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है। मेरठ, अलीगढ़, सैफई, इटावा में फ्लाइंग स्कूल हैं। लखनऊ में एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। आगरा में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है। यहाँ एरो स्पोर्ट की भी व्यवस्था की जा रही है। आज से 4-5 साल पहले की न्यूज है, अगर आपने देखा हो तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने यहाँ से पैराशूट की ट्रेनिंग ली थी। और अगर आपको देखना हो तो आप यूट्यूब वगैरह पर या फिर न्यूज वगैरह में उसको सर्च करके देख सकते हैं। अब है आपका जल परिवहन। तो भारत सरकार ने गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल तक 1620 किलोमीटर लंबे मार्ग को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग एक घोषित किया था, जो कि देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 के तहत हल्दिया से वाराणसी तक 1383 किलोमीटर के गंगा नदी जलमार्ग का शुभारंभ 12 नवंबर सन 2018 को किया जा चुका है। कहने का मतलब क्या है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बहुत पहले घोषित कर दिया है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है क्योंकि गंगा नदी की जो तलहटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा सिल्ट जमा हो गई है और सिल्ट जमाव की वजह से इसमें भारी भरकम जहाज जो हैं वो आ जा नहीं पाते हैं, यानी भारी भरकम जहाज़ों का आवागमन होने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से अभी तक जो यहाँ पे काम किया गया है वो वाराणसी से लेकर हल्दिया तक का जो रूट है वो साफ किया गया है ताकि यहाँ पर जहाज आ जा सकें, और आगे प्रयागराज तक का जो रूट साफ करने की तैयारी गवर्नमेंट कर रही है, इस पर काम भी कर रही है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो जलमार्ग है पूरी तरह से इस्तेमाल होने लगेगा, यानी आपका प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक इस्तेमाल होने लगेगा। वाराणसी के राहलूपुर में माल चढ़ाने व उतारने हेतु देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है और इस टर्मिनल का भी शुभारंभ 12 नवंबर सन 2018 को किया गया है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है। ये वाराणसी के राहलूपुर में बनाया गया है, इसका शुभारंभ सन 2018 को किया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।